गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या आप मुझे सुन रहे हो? यस, वेरी गुड। कुछ डाउट्स आए थे रेस नंबर 20 के, वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूं। और होमवर्क था आपका S1 बनाना है आइडियल गैस का। क्वेश्चन नंबर 1 से 38 आपका होमवर्क है, वीकेंड है तो पूरा कर लेंगे। और रेस नंबर 21 भी आपका होमवर्क है। रेस 21 ऑलरेडी गिवन, ओके। तो रेस 22 ले लीजिए। कोई डाउट नहीं आया था 21 में, तो मुझे लगा रेस 22 ले लीजिए। अब देखिए, जो भी डाउट आया था वो 20 में ही है। द टेम्परेचर at which a pure sample of an ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atm but also has a concentration of 1 mole per liter। बहुत आसान सा सवाल है, पता नहीं कैसे पूछते हैं। PV बराबर nRT होता है, P बराबर N/V RT होता है, और P बराबर CRT होता है। C बराबर, जहां C है N/V, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है? प्रेशर दिया हुआ है 1 atm। 1 कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोल पर लीटर है। ये 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, तो 1 मोल पर लीटर है। 1 इंटू आर इंटू टी, और T बराबर होगा 1/R, यही आंसर हो जाएगा। और R का वैल्यू लीटर एटीएम में होगा 0.0821, और ये लगभग 12 केल्विन आएगा। सो आंसर होगा A। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ सही नहीं, आपको नहीं पूछना चाहिए था। इतना ग्राफ बताया फिर भी आपने ग्राफ का पूछ दिया, मतलब दिमाग लगाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। सो प्रेशर टेम्परेचर ए में देखिए, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है। तो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है तो P बराबर nRT/V। स्लोप क्या है हमारे पास? स्लोप है ये है स्लोप। तो स्लोप देखिए, 0.1 पे स्लोप और 0.2 पे स्लोप। 0.1 पे स्लोप कम है, जहां स्लोप कम होगा वहां वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम होगा और यहाँ पे लो वॉल्यूम होगा, क्योंकि NR कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम जहां हाई वहां स्लोप कम। तो जो एरो का डायरेक्शन है यहां से इधर डिक्रीजिंग वॉल्यूम है। तो ये करेक्ट ग्राफ है। इनकरेक्ट बोलना कह रहा है तो ये करेक्ट ग्राफ है। सो ये ग्राफ करेक्ट है। समझ में आया? मुझे बताना ये करेक्ट है, समझ में आया? यस नो? यस। बी देखिए, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, बट कोई बात नहीं है। -273 डिग्री सेल्सियस से शुरू किया है। -273 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 केल्विन ही होता है। तो कोई बात नहीं, V बराबर nRT/P ले लीजिए। -273 से शुरू किया है तो ये 0 केल्विन ही होता है, तो आप केल्विन में भी ले सकते हैं। यहां भी देखिए स्लोप ये आया, तो जहां स्लोप कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस 0.1 पे हाई प्रेशर है और 0.2 पे लो प्रेशर है। तो अगर एरो इधर से इधर जा रहा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, मींस डिक्रीजिंग प्रेशर। तो ये ग्राफ भी करेक्ट ग्राफ है। सी देखिए, सी तो मैं क्लास में बताया था कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है। तो यहाँ जो टेम्परेचर मान लो T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है। तो क्लास में बताया था T3
इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। सो इधर से इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर डी होगा। क्योंकि 3 ऑलरेडी करेक्ट है तो डी इनकरेक्ट होगा। और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेशर होता है nRT डिवाइडेड बाई V। तो ये बाई है, ये m है और ये x है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो 0.1 पे स्लोप कम है और 0.2 पे स्लोप ज्यादा है, तो 0.2 पे हाई टेम्परेचर होगा और 0.1 पे लो टेम्परेचर होगा। तो 1 से 2 की तरफ जाइएगा तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर होगा, तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, तो आंसर यही होगा। समझ में आया नहीं आया बताना, यस नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बॉटम ऑफ माउंटेन द थर्मोमीटर रीडिंग, मतलब कोई माउंटेन है, मान लीजिए ये कोई माउंटेन है। एट द टॉप ऑफ द माउंटेन द थर्मोमीटर रीड्स 0 डिग्री सेल्सियस, सो टेम्परेचर है 273 केल्विन एंड बैरोमीटर रीड्स P1 है 710 डॉट। एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, T2 है 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 303 केल्विन, यस। एंड प्रेशर है P2 जो है वो है 760 टॉप। करा रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर एट टॉप, डेंसिटी ऑफ एयर एट टॉप मींस D1 विथ दैट एट द बॉटम D2, ये आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो डेंसिटी होता है इक्वल टू PM बाई RT। R कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, एयर का मोलर मास कांस्टेंट है, तो अपन कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई T। तो D1 बाई D2 हो जाएगा P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1, और D1 बाई D2 हो जाएगा P1 कितना है 710 और ये कितना है 760, T2 कितना है 303 और T1 कितना है 273। देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आता है, वन 1.04 आ रहा है। सो ये आ जाएगा लगभग 1.04 डिवाइडेड बाई 1, सो बॉम्बे आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है इसमें, यस नो? थ्री ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स कंप्लीटली, ये क्वेश्चन मैं 3 मेथड से बनाया हूं। ये क्वेश्चन क्लास में, इस क्वेश्चन को क्लास में मैं 3 मेथड से बनाया हूं और फिर आपने पूछ लिया। पैरेलल मेथड से बनाया हूं, सीक्वेंशियल से बनाया हूं और POAC से बनाया हूं। यहां चलिए शुरू करते हैं। कार्बन है 3 ग्राम है, मीन्स 3/12 मोल हो गया, मीन्स 1/4 मोल हो गया। ऑक्सीजन है 5/32 मोल हो गया। अपन कैसे बना लें? सीक्वेंशियल से बना लेते हैं। चलो किसी भी एक मेथड से बनाओ। C प्लस हाफ O2 CO, कार्बन 1/4 मोल है और ये 5/32 मोल है। तो ऐसा करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 32 हो जाएगा, तो ऊपर 8 मोल, 8 के लिए 4 चाहिए और यहाँ 5 है, इसका मतलब ये लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग है। तो अब जरा सा देखिए कि ये 0 हो जाएगा, नहीं सॉरी गलत मैं लिख दिया, ये लिमिटिंग है। 5 है, 4 ही चाहिए था, तो लिमिटिंग हमारा ये है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 5/32 मोल रिएक्ट पूरा नहीं करेगा, ये 1/4 करता है, ये 1 करता है तो ये हाफ करता है, तो ये अगर 1/4 करेगा तो ये 1/8 करेगा। और 1 से 1 बन रहा है, तो 1/4 से CO बनेगा 1/4। ये बचेगा कितना 32, 5 - 4, ये बचेगा 1/32। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। अब देखिए CO ऑक्सीजन बचा हुआ है, उससे फर्दर रिएक्ट कर जाएगा, हाफ O2 बनाएगा CO2। यह है 1/4
और यह है 1/32। 1/4 के लिए 1/8 ऑक्सीजन चाहिए, उससे कम है, तो ये लिमिटिंग है। इस बार ये लिमिटिंग है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 1/4 माइनस ये 1/2 खर्च होता है ऑक्सीजन, तो CO 1 खर्च होता है। तो अगर ऑक्सीजन 1/32 खर्च होगा तो CO खर्च होगा 1/16। बचेगा 3/16। CO2 कितना बनेगा? 1/2 से 1 बनता है, तो 1/32 से 2 इंटू 1/32 बनेगा, मीन्स 1/16 बनेगा। किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है कि दिक्कत है। हाउएवर मैं ये आपको 3 मेथड से सेम सवाल, डाटा केवल अलग है, सेम सवाल कराया। अब देखिए मेरे पास फाइनल मिक्सचर में CO आ गया 3/16 मोल और CO2 आ गया 1/16 मोल। क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO, XCO। ये होगा 3/16 अपॉन 3/16 प्लस 1/16, ये होगा 3/4। यस, ये होगा 0.75। XCO होगा 0.75। सही है? बोलो। प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन confined in a bulb of 1। क्यों पूछे हो यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 4/32, 1/8। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 2/2, 1। प्रेशर पूछ रहा है, ये होगा nRT/V। 1/8 प्लस 1 नंबर ऑफ मोल हो गया, R हो गया 0.0821। टेम्परेचर दिया हुआ है 273 केल्विन और वॉल्यूम हो गया 1। 9 इंटू ये आएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 8। 9 इंटू 8 दूनी 16, 4 6 82.8, 25.28। ये आंसर होगा, ये आंसर है। सो मैं ये कह रहा हूं कि इजी सवाल था। आप ऐसे सवाल पूछ देते हो PV बराबर nRT पे पूछ देते हो। ये बहुत गंभीर समस्या है कि आप PV इक्वल टू nRT पे सवाल पूछ देते हो। अब शुरू करते हैं अपन। कितना नंबर लेक्चर था ये? 6 होगा या 7 होगा? बता सकते हैं? बता सकते हो बेटा, 6 होगा या 7? 7। अरे आज कितना डेट है यार, गड़बड़ हो रहा है। 25 सितंबर है। पता नहीं यार कहाँ। 24 सितंबर आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, फाइल कहाँ गया। यही है लगता है।
हाँ, अब आ जाइए। लेक्चर 7 है, तो अपन शुरू करते हैं पढ़ाना। हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ाए थे और हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ाया था कि R1 बाई R2 ये होता है P1 बाई P2 इंटू रूट अंडर M2 बाई M1। एक ये पढ़ाया था, एक पढ़ा था R1 बाई R2 ये होगा N1 बाई N2 इंटू रूट अंडर M2 बाई M1। एक ये पढ़ाया था और ये पढ़ाया था एक R1 बाई R2 बराबर रूट अंडर M2 बाई M1। ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोला था, बराबर रूट अंडर D2 बाई D1 बराबर रूट अंडर वेपर डेंसिटी 2 बाई वेपर डेंसिटी 1। ये 3 फार्मूले पढ़ाए थे आपको। अब मैंने R भी डिफाइन किया था कि R होता है V बाई टी, R होता है N बाई टी या R होता है D बाई टी। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन when two gases are allowed to diffuse up to same volume, when two gases are allowed to diffuse up to same volume, मीन्स है क्या कि एक वेसल के अंदर एक गैस है 1, इसमें एक होल है और इस होल से हम बाहर गैस निकाल रहे हैं। अब मान लो V1 तक निकाल रहे हैं। एक दूसरा वेसल है, एकदम आइडेंटिकल वेसल है, उसके अंदर गैस 2 है, इससे भी हम गैस बाहर निकाल रहे हैं और मान लो V2 वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि V1 बराबर V2 हो तो टाइम किस गैस को ज्यादा लगेगा, हम ये जानना चाहते हैं। किस गैस को सेम वॉल्यूम डिफ्यूज करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई रूट अंडर मोलर मास। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई रूट अंडर मोलर मास। वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्यों? ये कांस्टेंट है, क्यों? V1 बराबर V2 का केस लिया हुआ है, सेम वॉल्यूम मतलब V1 बराबर V2। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपन कह सकते हैं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मोलर मास। इसका मतलब जिस गैस का मोलर मास ज्यादा है वो गैस सेम वॉल्यूम डिफ्यूज करने के लिए ज्यादा टाइम लेगा। दिस इंप्लाइज द गैस विथ हायर मोलर मास the gas with higher molar mass take more time to diffuse same volume. The gas with higher molar mass take more time to diffuse same volume. जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होता है वो गैस ज्यादा टाइम लेगा सेम वॉल्यूम डिफ्यूज करने में, क्योंकि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया रूट अंडर मोलर मास का। तो मुझे आप बताओ कि अगर इसमें गैस NH3 है और इसमें गैस हीलियम है तो सेम वॉल्यूम डिफ्यूज करने के लिए कौन सा गैस ज्यादा टाइम लेगा? बोलिए। ऑफ कोर्स NH3 गैस लेगा ज्यादा टाइम। हाँ, कंपैरिजन देख रहे थे, ये केस 1 था, ये था केस 1। केस 2 देखते हैं। इस बार क्या करते हैं? इस बार हम करते हैं नहीं, दोनों गैस को सेम टाइम तक डिफ्यूज कराते हैं। when two gases are allowed
are allowed to diffuse up to same time. एक बात मैं यहां लिख देता हूं पिछले वाले में कि बोथ गैस आइडेंटिकल कंडीशन पे है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का ऑरिफिस सेम है, दोनों का वेसल सेम है, सब कुछ। वेसल सेम नहीं, वेसल आइडेंटिकल है। When two gases are allowed to diffuse up to same time, दो गैसेस को सेम टाइम तक के लिए डिफ्यूज कर रहा है, मीन्स इस बार टाइम T1 बराबर T2 है, मीन्स एक वेसल है, इसमें गैस 1 है और डिफ्यूज करा रहे हैं टाइम T1 तक। आइडेंटिकल वेसल है, इसमें गैस 2 है, उसी प्रेशर पे है जिसमें पहले पे है, और इसे डिफ्यूज करा रहे हैं टाइम T2 पे। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई रूट अंडर मोलर मास। R1 by R2, this is directly proportional to root under M2 by M1. सॉरी, ऐसा को जरूरत ही नहीं है इसकी। और V by T is directly proportional to 1 by root under molar mass. T इसमें कांस्टेंट है, तो अपन बोल सकते हैं कि V is directly proportional to 1 by root under molar mass. इसका मतलब है जिसका मोलर मास ज्यादा होगा सेम टाइम में वो कम वॉल्यूम डिफ्यूज करेगा। दिस इंप्लाइज गैस विथ हायर मोलर मास will diffuse a smaller volume in same time. जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वो कम वॉल्यूम डिफ्यूज करेगा, मींस यहां जो वॉल्यूम आएगा, यहां जो वॉल्यूम आएगा V1, यहां जो वॉल्यूम मान लो आया V2, मान लो M1 है, M2 है। If M1 is greater than M2, then V1 is less than V2. बताना बेटा समझ में आया नहीं आया? यस नो, कंपैरिजन ये समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। एक यूनिफॉर्म पाइप है, एक यूनिफॉर्म पाइप है, सिलेंडर है, हॉलो है, इस तरफ से NH3 फ्लो करा रहा है, इस तरफ से HCl फ्लो करा रहा है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस NH3 and HCl are flown, are passed through the pipe simultaneously. As shown above. P is the point at which white fumes first appear. P is the point at which white fumes first appear. Point P is first, closer to HCl end. Second, closer to NH3 end. At the midpoint.
कांट से आंसर बोलो जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए जल्दी से, कुछ करना नहीं है। क्लोजर टू HCl एंड, वेरी गुड। NH3 का जो मोलर मास है बेटा ये 17 है और HCl का जो मोलर मास है ये 36.5 है। तो NH3 फास्ट ट्रेवल करेगा और HCl स्लो ट्रेवल करेगा। पॉइंट P पे व्हाइट फ्यूम्स आ रहा है, मींस NH4Cl पहली बार आ रहा है। P is the point at which white fumes first appear। ये जो white fumes है ये NH4Cl का है। तो चूंकि HCl स्लो ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है तो इसका डिफ्यूजन रेट कम होगा। तो HCl स्लो ट्रेवल कर रहा है और NH3 फास्ट ट्रेवल कर रहा है, तो P पॉइंट क्लोजर टू HCl होगा। इट इज लाइक कि आप स्कूल से घर जा रहे हैं पैदल और आपके पेरेंट्स आ रहे हैं बाई कार आपको लेने के लिए घर से स्कूल। तो जब आप दोनों कहीं पे मिलेंगे तो वो जो पॉइंट होगा वो स्कूल के पास होगा, क्योंकि आप पैदल जा रहे थे और आपके पेरेंट्स घर से कार से आ रहे थे और दोनों सेम टाइम पे निकले थे। मान लो 4 बजे छुट्टी हुई, 4 बजे आप स्कूल से घर की तरफ पैदल निकले और 4 बजे आपके पेरेंट्स घर से स्कूल की तरफ निकले। तो आप दोनों जहां पर मिलेंगे वो पॉइंट स्कूल के क्लोजर होगा और घर से दूर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्लोजर टू HCl एंड। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए फिर से क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है कि ये जो डिस्टेंस है ये 200 सेंटीमीटर है। Find distance of point P from HCl end। अब ये बनाइए, अब ये बनाइए। अब इसको बनाइए। एक टोटल डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर और ये कभी IIT में आया है ये क्वेश्चन। 70s में कभी IIT में आया, 70s में। गलत है प्राजल भारद्वाज। तो मान लेते हैं बेटा कि HCl एंड से इसका डिस्टेंस है D, तो NH3 एंड से डिस्टेंस हो जाएगा 200 माइनस D। अब दोनों का टाइम्स तो सेम लगेगा, तो फॉर्मूला होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। ये होगा रूट अंडर मोलर मास ऑफ HCl अपॉन मोलर मास ऑफ NH3। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 D अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 200 माइनस D, टाइम सेम होगा कट जाएगा, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl ये D डिस्टेंस ट्रेवल किया।
ये होगा √36.5 बाई 17, ये √2 से थोड़ा बड़ा तो 1.45 लगभग आएगा। ये चेक कर लेता हूं कितना आएगा। √2 से थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैंने 1.45 कर दिया। 36.5 डिवाइडेड बाई 17 और इसका स्क्वायर रूट 1.46 आ रहा है, 1.465। 1.46। मुझे बताइए ये समझ में आया? 200 माइनस डी बाई डी बराबर दिस, ये समझ में आया? क्योंकि अब बन गया। यस, वेरी गुड। सो 1.46 डी, दिस इज इक्वल टू 200 माइनस डी, और डी बराबर हो जाएगा बेटा 200 अपॉन 2.46, और ये आएगा 200 अपॉन 2.46। ये आएगा 81 सेंटीमीटर। ये आंसर है। तो देखिए कितना सिंपल सवाल है, और कभी आईआईटी में आया था ये क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर दे रहा हूं। और 15 की वैल्यू तुम्हें पता हो, और 15 को क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल पे ब्रेक कर दो। के बाद बोल रहे हैं दिमाग लगाओगे नहीं आप, अगर समझोगे नहीं फॉर्मूला याद नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, कोई अगर समझा दे तो बताओ। आओ दो, पता नहीं है ऑफलाइन आओ दो, बहुत सोचते हो ना तुम सारे, और समझ रहे हो यार। अभी जो बैच सफल होगी ना, कैसे नंबरों में बैच सफल होगी और इसके वाले बैच करेगा होगी। मुझे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, लिख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं इस बार। 200 सेंटीमीटर पाइप है, इस तरफ से NH3 भेज रहे हैं, इसका प्रेशर है 2 ATM, और इस तरह से भेज रहे हैं HCl, इसका प्रेशर है 4 ATM। साइमल्टेनियसली भेज रहे हैं, एक साथ दोनों को पास करा रहा है। T is the point at which white fumes first appear. Find distance of point P from HCl end. लास्ट पेज दिखा दें, दिखा दिया मैंने लास्ट पेज। केशवा हो जाएगा तो बता देना कि हो गया सर।
डन, इसको आप ट्राई कीजिए। $57.80। यार तुमको कॉमन सेंस नहीं है हिमाक्षी जैन जी। जरा सा देखो जैन, एक बार थोड़ा ध्यान देखो, तुम्हारा आंसर 57 आया। जब दोनों तरफ आइडेंटिकल कंडीशन था, मींस दोनों तरफ प्रेशर सेम था बेटा, तो आंसर आया था 81। अब एचसीएल साइड में प्रेशर ज्यादा है और रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एचसीएल वाला का तेज हो जाएगा क्योंकि इस तरफ प्रेशर ज्यादा है, तो 81 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। जब प्रेशर सेम था तो 81 आया था। अब एचसीएल का प्रेशर बढ़ा दिए तो इधर से एचसीएल साइड से स्पीड बढ़ जाएगा ना प्रेशर बढ़ने के कारण, तो आंसर 81 से ज्यादा आना चाहिए। हिमाक्षी जैन जी, कहीं आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं साहब। मेरी बात समझ में आया हिमाक्षी कि मैं क्या बोल रहा हूं? कि कभी कभी क्या होता है ना, आप बनाए या ना बनाए, लेकिन बनाने से ये पता लग जाता है कि मेरा आंसर सही होगा कि नहीं, क्योंकि बनाने से पहले ही आपको आंसर का आइडिया रहता है। 81 जैसे 200 सेंटीमीटर का ट्यूब है, तो ये तो आइडिया है ना कि आंसर 200 से कम होगा, और पिछले क्वेश्चन में 81 आ चुका है तो 81 से ज्यादा होगा क्योंकि प्रेशर हमने बढ़ा दिया। अब देखिए मैं बनाता हूं, कुछ लोगों ने सही बनाया है, नितेश कुशवाहा ने सही बनाया है, वेदिका ने सही बनाया है। RNH3/RHCl, ये होगा प्रेशर ऑफ NH3 बाई प्रेशर ऑफ HCl into root under molar mass of HCl upon molar mass of NH3। RNH3 होगा 200 माइनस D, इसको आप D मान लो, तो ये अपने आप हो जाएगा 200 माइनस D। सो 200 माइनस D, और टाइम तो सेम है, और ये हो जाएगा HCl D, प्रेशर ऑफ NH3 2, प्रेशर ऑफ HCl 4 into root under molar mass of HCl 36.5, molar mass of NH3 17, और 200 minus D by D is equal to half into root under this आएगा 1.46 और ये आ जाएगा 0.73, और 200 minus D is equal to 0.73 D. This implies D बराबर 200 upon 1.73, और ये आ जाएगा 115-16 के आसपास आएगा। 200 upon 1.73, 115.6 सेंटीमीटर। मेरी बात जरा सा सुनिए। हाँ हिमाक्षी जैन, हो सकता है बार बार लिखो मत, कंसेप्ट करेक्ट, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे हम। कैलकुलेशन एरर होगा तो कैलकुलेशन इतना कीजिए कैलकुलेशन एरर ना हो। एग्जाम में कैलकुलेशन मतलब पता है आपको 10-20 नंबर का क्वेश्चन लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं। 20 नंबर सिली मिस्टेक्स का मतलब है कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा 20 नंबर, और अगर आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो रैंक बहुत खराब होगा। सो यहाँ देखिए 115.6 आया। इस बार जो पॉइंट पी है वो क्लोजर चला गया NH3 के। रीजन क्या है? दोनों सेम प्रेशर पे नहीं, HCl का प्रेशर ज्यादा होने के कारण HCl का स्पीड बढ़ गया, HCl का रेट बढ़ गया। रेट मतलब स्पीड, HCl का रेट बढ़ गया। समझ में आया नहीं आया? अब देखिए इसी आइडेंटिकल कंडीशन पर 2010 में IIT ने सवाल पूछा, ये आपको खुद से बनाना है। इस सवाल को पढ़ना है और खुद से बनाना है। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे कि आपसे बना या नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, इसके जैसा है, इसके जैसा है, दोनों तरफ प्रेशर भी सेम है, इसके जैसा है, कुछ भी नया नहीं है। सो प्लीज इसको बनाना। 2014 में आया है IIT में, प्लीज इसको बनाना। हाँ होमवर्क ही है ये, मैं बनाऊंगा भी नहीं। अगर ये नहीं बनेगा तो मैं फिर से कहूंगा आप मेरा NH3 वाला सवाल देखो और उसको देख के बनाओ। सो ऐसा हो ही नहीं सकता ये ना बने।
कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, a balloon filled with acetylene gas, acetylene क्या होता है? C2H2, acetylene gas is pricked by a sharp needle a balloon filled with acetylene gas is pricked by a sharp needle and kept into a tank of helium gas under identical conditions. A balloon filled with acetylene gas is pricked by a sharp needle and kept into a tank of helium gas under identical conditions. After some time, the balloon will be first shrinked, enlarged, neither shrink nor enlarge. Yeah, volume remains constant. No change in volume of balloon. Can't say. एक तो ये रखना है कि प्रिक कर दिया मतलब पॉइंट पिन कर दिया तो ये नहीं समझना है कि बैलून फूट जाएगा। बैलून का फैब्रिक ऐसा है कि हम पिन करते हैं, जादूगर वाला बैलून होता है ना कि इधर से डाल रहा है उधर से निकाल देता है, तो इट इज लाइक दैट। वैसा बैलून है कि हमने पिक किया, हमने पिन किया तो उसमें से गैस छोटे से होल से निकलेगा, ऐसा नहीं है कि डिम की आवाज की तरह फट जाएगा। वैसा बैलून नहीं, फटने वाला बैलून नहीं, जिसमें हम पिक कर सकते हैं। तो कह रहा है कि एक बैलून है जिसमें एसिटाइलिन गैस भरा हुआ है, ये बैलून है मान लेते हैं, इसमें C2H2 गैस भरा हुआ है और इसमें एक छोटा सा होल मार दिए, छोटा सा पिन मार दिए। अब पिन मार के इसे एक कंटेनर में डाल दिए और उस कंटेनर में हीलियम गैस है। कुछ समय बाद क्या होगा, ये बैलून श्रिंक कर जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, बैलून के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, या हम ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या आंसर होगा? इनलार्ज होगा। यस, वेरी गुड, इनलार्ज होगा, वेरी गुड, इनलार्ज होगा, एकदम करेक्ट आंसर है। होगा क्या? एसिटाइलिन का मोलर मास 26 है और हीलियम का मोलर मास 4 है। एसिटाइलिन अंदर से बाहर आएगा और हीलियम अंदर जाएगा, बैलून के अंदर जाएगा हीलियम। चूंकि बैलून हीलियम का मोलर मास कम है तो बैलून में हीलियम के जाने का रेट ज्यादा होगा, जिसके कारण कुछ देर बाद हीलियम गैस जाने के कारण कुछ देर बाद बैलून इनलार्ज हो जाएगा। नहीं आया समझ में? बोलना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अनुज्ञा सक्सेना जी, यस, वेरी गुड। वेदिका जी, आपने भी कहा समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आइए इस सवाल को करते हैं। ये आपके सीट का क्वेश्चन है, S1 का 26 है, सो प्लीज दोबारा मत पूछ देना, आपका होमवर्क में दिया हुआ है। यस अनुराग, सही है। The rate of diffusion of two gases A and B is in the ratio of 1:4.
आर ए बाई आर बी, आइडेंटिकल कंडीशन मानेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मानेंगे आइडेंटिकल कंडीशन। ये होगा रूट अंडर एम बी बाई एम ए। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज इन द रेशियो ऑफ 1:4, और ये है 1:4। तो हम कह सकते हैं कि एम बी बाई एम ए यहां से निकल कर आएगा, ये आएगा 1/16। एक बार आप क्वेश्चन भी लिख लो, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, कि दो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है ए और बी का, फिर बी और सी का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है, तो उससे आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। मतलब आर ए बाई आर बी दिया हुआ है, आर बी बाई आर सी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है आर सी बाई आर ए क्या होगा। बी। हाँ जैन, आप हिमाक्षी जैन लगता है सही बताए हैं, वेरी गुड। सेकंड देखिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ आर बी बाई आर सी, ये होगा रूट अंडर एम सी बाई एम बी, ये है 1/3। यहां से निकल कर आएगा एम सी बाई एम बी बराबर 1/9। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर सी बाई आर ए, और आर सी बाई आर ए चाहिए तो उसमें आएगा, हमें चाहिए आर सी बाई आर ए, ये होगा रूट अंडर एम ए बाई एम सी। मीन्स हमें एम ए बाई एम सी की वैल्यू चाहिए। मीन्स एम बी को कैंसिल करना है तो आप क्या करो, 1/2 कर दो। 1/2 करेंगे तो एम बी डिवाइडेड बाई एम ए इंटू एम सी डिवाइडेड बाई एम बी, यह आएगा 1/16 इंटू 1/9, और यह आएगा 1/, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एम सी बाई एम ए होगा बेटा 1/16 इंटू 9। देयरफॉर यहां से देखिए आर सी बाई आर ए, ये आ जाएगा रूट अंडर एम ए बाई एम सी चाहिए, तो रूट अंडर 16 इंटू 9/1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 इंटू 3, ये आ जाएगा 12। तुम कौन हो, मैं आंसर। अरे ठीक है, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही है। समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। आइए इस सवाल को देखिए, एक बार आप सवाल को देखिए, नोट कीजिए, समझिए। यस, मैं आंसर हूं अनुराग गुप्ता। देखिए मैं बनाता हूं, आप यहां देखिए प्लीज। एक रिएक्शन गिवन है बेटा, ए एन गैस से n मोल ऑफ ए गैस, ये अल्फा है, अल्फा है इसका 0.52। आप ऐसा करो, टाइम 0 पर इसको, जब अल्फा गिवन होता है, मैंने पहले से समझाया है कि 1 मोल आप ले सकते हैं, 1 मोल है ये, और ये 0 मोल है। एट इक्विलिब्रियम 1 में से अल्फा जा रहा है, मीन 0.52 जा रहा है, तो ये ए कितना बनेगा, 0.52 इंटू n, और ये बचेगा 0.48।
यहां तक किसी को डाउट है? 1 मोल ले लिया, इसमें कोई डाउट है? मैंने शुरू में ही समझाया था मोल में कि जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन गिवन हो, हम इनिशियली 1 मोल ले सकते हैं। तो कोई डाउट है यहां तक? लिखोगे डाउट है या नहीं है यहां तक? नो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये जो इक्विलिब्रियम आया इसमें एन भी है और ए भी है। दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर इफ्यूजेस 1.25 टाइम्स स्लोअर है लिखा हुआ देन प्योर ऑक्सीजन, मींस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2, ये दे रखा है 1.2 टाइम्स स्लोअर है। स्लोअर होने के कारण 1/1.25 लिखा। अगर 1.25 टाइम्स फास्टर होता तो 1.25 लिखते, स्लोअर लिखा है तो 1/1.25 लिखा है। किसी को दिक्कत है? इसमें दिक्कत है, ये डेटा गिवन है, वेरी गुड, नो डाउट। और हमें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर होगा रूट अंडर मोलर मास ऑफ मिक्सचर, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन होगा रूट अंडर मोलर मास ऑफ मिक्सचर बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है, ये होगा 1/1.25, और m मिक्सचर बाई 32, गलती कर रहा हूं मैं, मोलर मास का इनवर्स होता है, डायरेक्ट ले लिया। देखिए, सिंस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2, ये होगा रूट अंडर मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/1.25, और 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ये हो जाएगा 1/1.25 का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर, दिस इज इक्वल टू 32 इंटू 1.25 का होल स्क्वायर। 8 चौका 32, 8 पच्चीस 40, 40 को 1.25 से करेंगे 10 चौका 50 आएगी, 50 ग्राम आएगा। सो मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया 50 ग्राम। 32 को एक बार 1.25 से किया 40 आ गया, 40 को एक बार 1.25 से किया 50 आ गया। मिक्सचर का मोलर मास आ गया। अब देखो, मैंने एक फंडा बताया था आपको, बहुत ब्यूटीफुल फंडा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब पढ़ाया था। मैंने कहा था एन इनिशियल, मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल्स किसी भी रिएक्शन में, नंबर ऑफ मोल्स होता है हमेशा मास अपॉन मोलर मास। मैंने कहा था मास हमेशा किसी भी रिएक्शन में कांस्टेंट होता है, तो यहां से मैंने लिखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होगा, और उसके बाद लिखा था एन इनिशियल अपॉन एन फाइनल बराबर मोलर मास फाइनल अपॉन मोलर मास इनिशियल। मुझे बताओ ये याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस, वेरी गुड वरुण मालवीय, याद आ रहा है। यस मोहित कर, तुम्हें याद आ रहा है, तभी तो लिख दिया, वेरी गुड। इनिशियल मोल 1 है, फाइनल मोल है 0.48 प्लस 0.52 n। फाइनल मोलर मास ऑफ मिक्सचर 50 है, और इनिशियल मोलर मास इसका क्या आएगा? तो देखिए, एटॉमिक वेट ऑफ ए है 32, तो ए का एटॉमिक वेट है 32, तो इसका मोलर मास होगा 32n, क्योंकि ए एन है, ए का एटॉमिक वेट 32, तो ए एन हो जाएगा 32n, तो ये होगा डिवाइडेड बाई 32n, और 24 प्लस 26n इज इक्वल टू 32n। 6n बराबर 24 और n बराबर 4, ये आंसर है। डिफ्यूजन में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम ले रहा हूं डिफ्यूजन में, और S1 मैंने होमवर्क दिया है अच्छा खासा। किसी सेक्शन में जिस तरह के सवाल में ज्यादा दिक्कत आएगी, एक भी सवाल नहीं बनेगा वो बताना, उस तरह का सवाल का एग्जाम्पल हम ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि पहले हमने एग्जाम्पल एक एक ही लिया। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन?
यस, वेरी गुड, नोट कर लिए होगे आप। एक क्वेश्चन मैंने फोटो लेके आया है, एक क्वेश्चन और करते हैं आईटी का। आईआईटी 1999 में एक सवाल आया है, ये मुझे ब्यूटीफुल क्वेश्चन लगता है। सो देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ ए नाइट्रोजन गैस at 0.8 atm takes 38 seconds to diffuse through a pinhole. Whereas 1 mole of an unknown compound of xenon with fluorine at 1.6 atm takes 57 seconds to diffuse through the same hole. Calculate the molecular formula of the compound. करें 1 मोल नाइट्रोजन है, 0.8 एटीएम पे है और 38 सेकेंड ले रहा है टू डिफ्यूज थ्रू ए पिन होल। वेयरएज 1 मोल अननोन कंपाउंड है जेनन का, जेनन एंड फ्लोरीन का, 1.6 एटीएम पे 57 सेकेंड ले रहा है टू डिफ्यूज थ्रू द सेम होल। कैलकुलेट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो देखिए जरा सा कि अपन कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जेनन का कंपाउंड फ्लोरीन के साथ। तो देखिए जेनन का कंपाउंड फ्लोरीन के साथ क्या होता है, HCF2 होता है, HCF4 होता है, HCF6 होता है, यही सब कंपाउंड होता है जेनन का। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। तो आप अपने से मान लीजिए HCFN मान लीजिए। मैंने मान लिया कि कंपाउंड HCF कुछ होगा, X होगा, N होगा, तो HCFN मान लिया। और ये होगा प्रेशर चूंकि अलग अलग है, एक 0.8 एटीएम पर है और एक 1.6 एटीएम पे है, तो ये होगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ HCFN into root under molar mass of HCFN upon molar mass of nitrogen. और 1 मोल रेट होता है N/T, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 38, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन कंपाउंड ऑफ जेनन ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 57। दोनों ही कंपाउंड एक एक मोल डिफ्यूज किया है, एक 38 सेकेंड लिया है, दूसरा 57 सेकेंड लिया है। ये होगा 0.8 अपॉन 1.6 इंटू रूट अंडर मोलर मास ऑफ HCFN अपॉन 28।
और ये हो जाएगा 3/2 1957 और ये हो जाएगा 1/2 into root under molar mass of XCFN by 28 और 9 into 28 बराबर molar mass of XCFN. Therefore, molar mass of XCFN ये आएगा 9 into 28. $252. अब मोलर मास ऑफ XCFN आ गया 252. तो जेनन का एटॉमिक मास होता है शायद 131 होता है, तो 131 प्लस फ्लोरीन का 19 होता है, 19 इंटू n बराबर 252 और n बराबर होगा 252 माइनस 131 डिवाइडेड बाई 19. n बराबर आता है 6.3. सिंस n इज एन इंटीजर, therefore n बराबर 6 लेंगे. therefore compound is XEF6. ये आंसर है, ये आईटी में आया था 99 में. कंपाउंड है XEF6. बताइएगा समझ में आया नहीं है. फार्मूला बेस्ड ही रहता है भाई, फार्मूला बेस्ड ही रहता है. सारे फार्मूला बेस्ड हैं, फार्मूला बेस्ड ही होता है. बट फार्मूला कैसे लगा रहे हैं ये देखो ना, फार्मूला कैसे लगा रहे हैं ये देखो ना. देखिए अब मैं एक डिफ्यूजन में ही एक नया चीज पढ़ा रहा हूं, सेपरेशन बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन से हम दो गैस को सेपरेट करते हैं या एक मिक्सचर में किसी मोलर मास दिया होना चाहिए, नहीं दिया होगा तो कम से कम कुछ एलिमेंट का तो आपको याद रखना चाहिए. मैंने एक लिस्ट दिया भी था आपको कि इतने का याद रखना. वही सब उसी तरह का पुराना घिसा पीटा सवाल बार बार मत पूछो कि याद रखना चाहिए. ऑफ कोर्स याद रखेंगे वो बेटर है, बट क्वेश्चन में कभी दिया रहता है कभी नहीं दिया रहता. सेपरेशन बाय डिफ्यूजन मतलब एक मिक्सचर है, मान लो 50% ए है 50% बी है. हम चाहते हैं नहीं ए में 90% हो जाए, तो डिफ्यूजन से हम ऐसा कर सकते हैं. तो देखिए कैसे कर सकते हैं. इसमें दो गैस है, ए है और बी है. ए का मोल है मान लो Na और बी का मोल है Nb. इस वाल्व को ओपन किया तो डिफ्यूजन होगा और यहां पे जो मोल आ गया वो आ गया Na1 और Nb1. इसको फिर ओपन किया वाल्व को, यहां पर जो मोल आया वो Na2 Nb2. ये सिलसिला जारी है. शुरू में सिर्फ फर्स्ट वेसल 1 में गैस था, ध्यान रखिएगा, शुरू में सिर्फ वेसल 1 में गैस था. अब वेसल 2 वेसल 3 एम्प्टी था. इनिशियली गैस इज प्रेजेंट ओनली इन वेसल 1 एंड वेसल 2 एंड वेसल 3 वर एम्प्टी. हम क्या करते हैं, इस वेसल को ओपन करते हैं, इस वाल्व को ओपन करते हैं, इस वाल्व को ओपन करते हैं. वाल्व को जब ओपन करते हैं तो कुछ गैस इसमें फ्लो करेगा, फिर इस वाल्व को ओपन करते हैं, कुछ गैस इसमें फ्लो करेगा. अब देखिए मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं Na1 अपॉन Nb1. ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो है.
ये होगा Na अपॉन Nb इंटू रूट अंडर Mb अपॉन Ma। मुझे बताना ये समझ में आया कि नहीं आया, ये जो लिखा हूं। देखो, रेट ऑफ A1 बाई रेट ऑफ A बाई रेट ऑफ B बराबर होगा मोल्स ऑफ A बाई मोल्स ऑफ B इंटू रूट अंडर मोलर मास ऑफ B बाई मोलर मास ऑफ A। ये समझ में आ रहा है? यस कर, ये समझ में आ रहा है बेटा? नीचे जो लिखा हूं, यस, वेरी गुड। और रेट होता है मोल्स डिफ्यूज, तो पहला बार में कितना मोल डिफ्यूज हुआ बाई टाइम, दोनों सेम टाइम तक डिफ्यूज हुआ है, तो RA हो जाएगा Na1 मोल्स डिफ्यूज बाई टाइम, टाइम कैंसिल हो जाएगा, और RB हो जाएगा NB1, टाइम कैंसिल हो जाएगा। अभी भी नहीं आया समझ में? हाँ, अब आ गया होगा समझ में। तो आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अभी भी डाउट है किसी को तो बोल सकते हैं। अब नहीं है डाउट। देखो, अब मैं लिख रहा हूं Na2 बाई NB2, ये होगा Na1 अपॉन NB1 इंटू रूट अंडर MB बाई MA। यहां तक समझ में आया? सेकेंड स्टेप के बाद ये होगा 1 इंटू 2 कर लेते हैं, Na1 बाई NB1 इंटू Na2 बाई NB2, ये बराबर होगा Na बाई NB इंटू Na1 बाई NB1 इंटू रूट अंडर MB बाई MA का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या आया? और आया बेटा Na2 बाई NB2, ये होगा Na बाई NB इंटू रूट अंडर MB बाई MA का स्क्वायर। और ये कितने स्टेप में हुआ? ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, तो ये 2 स्टेप में ये आया इन 2 स्टेप्स। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया कि 2 स्टेप में ये ऐसा होगा? तो अगर इसी तरह से हम n स्टेप में ले जाएं, n स्टेप्स में ले जाएं, तो जो फाइनल है उसमें मोल्स होगा NaN और NBN। तो n स्टेप में हो जाएगा NaN बाई NBN बराबर Na बाई NB इंटू रूट अंडर MB बाई MA का पावर n। इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं एनरिचमेंट करने के लिए, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस, वेरी गुड, आ गया। तो अब इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को करते हैं। नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप्स निकालना है, मींस n बराबर 1 to separate the isotopic mixture initially containing some amount of H2 and 1 mole of D2 gas in the container of 3 liter 24.6 atm 27 डिग्री सेल्सियस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगा लो ना, लगाओ PV बराबर nRT। प्रेशर है बेटा 24.6, वॉल्यूम है 3, नंबर ऑफ मोल्स होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 है 1, दोनों का मोल जोड़ दिया, R होगा 0.0821 और टेम्परेचर दिया हुआ है 300।
यहां से आ जाएगा, ये आएगा 24.6, ये कैंसिल होगा, 3 मोल आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 2 मोल। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया 2 मोल। तो इनिशियली 2 मोल हाइड्रोजन था और 1 मोल D2 था। अब कह रहा फाइनली ये रेशियो में होना चाहिए, वेट का रेशियो दिया हुआ है। तो देखो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, NaN, ए क्यों लिख रहे हैं, हाइड्रोजन ही लिखे हैं। NH2 आफ्टर N स्टेप, D2 लिखते हैं पहले, ND2 आफ्टर N स्टेप by NH2 आफ्टर N स्टेप बराबर होगा ND2 अपॉन NH2 into root under molar mass of H2 upon molar mass of D2 का पावर n। n स्टेप के बाद क्या है, n स्टेप के बाद क्या है, देखिएगा ये फॉर्मूला लिखा हूं मैं, अभी फॉर्मूला लिखा हूं। अब मैं ND2 n स्टेप के बाद क्या होगा, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई D2 का मोलर मास 4 होता है, और H2 का होगा 4 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये मास रेशियो दिया हुआ है, तो मोलर मास सॉरी मोल्स रेशियो होगा 1, मोल्स रेशियो होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, D2 का मोलर मास D2 का होता है M बराबर 4 और H2 का M बराबर 2 होता है, इसलिए तो दिस बराबर होगा ND2, शुरू में मोल कितना था D2 का 1 और H2 का कितना था 2, इंटू मोलर मास H2 का 2, D2 का 4 रेस टू द पावर n, और 1/4 इंटू 2/4, ये कितना है 1/2, 1/2 का पावर n, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। दिस इंप्लाइज 1/4 बराबर हो जाएगा √1/2 का पावर n। मुझे बताओ n बराबर क्या आएगा, बताओ बेटा n बराबर क्या होगा, 4। यस, n बराबर 4। बताना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया या नहीं आया। डिफ्यूजन यहां पे खत्म होता है, मुझे लगता है डिफ्यूजन में पढ़ा दिया। अब देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसे आप समझ सकते हो कि ये थ्योरी ऑफ आइडियल गैस है। ये क्या है, थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो एक बार। डिफ्यूजन लगभग खत्म कर दिया मैंने, मुझे लगता है सारा टाइप पढ़ा दिया मैंने, जितने टाइप हो सकते थे डिफ्यूजन। छोड़ दे रहा हूं मैं, अभी यहीं पे छोड़ दूं, बोलो। 5 मिनट पहले छोड़ना था, बट अभी कितना टाइम है, अभी 10-12 मिनट है, तो चलो थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये थ्योरी ऑफ आइडियल गैस है। ये है क्या, थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। मींस आइडियल गैस की थ्योरी ठीक है, लॉ तो आया पहले, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आया, लॉ आया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि क्या इन लॉ को डेराइव किया जा सकता है, क्या इन लॉ को डेराइव किया जा सकता है एक थ्योरी से, तो आंसर है हाँ,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डेराइव किया जा सकता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सर्टेन एजम्पशन पे बेस्ड है कि गैस को क्या माना गया। तो देखते हैं एजम्पशंस। अब जो चीजें बची है वो थ्योरी में थोड़ा डिफिकल्ट है और उसके क्वेश्चन आसान होते हैं जो बचा हुआ है। आइडियली जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं वो सेक्शन मैंने पढ़ा दिया है। सो अब ज्यादा ध्यान आप होमवर्क करने पे देना, सीट बनाने पे देना और सीट के डिस्कशन पे मैं आज ही शेयर कर दूंगा सॉल्यूशन। और जो जो आपको दिक्कत होगा मुझे व्हाट्सएप कर देना, आज मत करना। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, अगली क्लास होगी ट्यूसडे को, तो आप मंडे इवनिंग तक 9 PM तक मुझे व्हाट्सएप करोगे। मंडे को ही करोगे इवनिंग अराउंड 9 PM 9 PM। एजम्पशंस, गैस को माना गया है गैस कंसिस्ट ऑफ, पहला एजम्पशन है a gas consists of a small tiny particles called molecules. The actual volume of the gas molecule is the negligible fraction of volume occupied by the gas. देखिए, गैस कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ये तो आपको पता ही है। मान लेते हैं एक वेसल ले रहे हैं, एक वेसल है और इसमें ये गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये। A gas consists of a small tiny particles called molecules. The actual volume of the gas molecule is negligible fraction of volume occupied by the gas. मैं कह रहा हूं कि ये जो गैस है इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है, जैसे मान लो इस गैस को हम सॉलिडिफाई करेंगे, तो सॉलिडिफाई करेंगे तो इतना वॉल्यूम आएगा, इतना छोटा सा सॉलिड आएगा। तो आइडियल गैस की थ्योरी में कहता है कि नहीं, ये अगर सॉलिडिफाई करेंगे तो जो इनका वॉल्यूम होगा इतना कम वॉल्यूम होगा, इतना कम वॉल्यूम होगा कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस का मतलब वो वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस के रिस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल है। जैसे ऐसे समझिए, 1 मोल हाइड्रोजन डाल दीजिए इसमें, तो 1 मोल हाइड्रोजन अगर एनटीपी पे डालेंगे तो 22.4 लीटर आएगा, और 1 मोल हाइड्रोजन 22.4 लीटर आएगा, और 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन को लिक्विड बनाएंगे तो हार्डली 1 या 2 ml आएगा। तो 1 या 2 ml वॉल्यूम 22.4 लीटर वॉल्यूम मींस 22,400 ml वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो यही कह रहा है। मुझे बताओ दूसरा लाइन समझ में आया कि नहीं, कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज द नेग्लिजिबल फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। ये लाइन समझ में आया या नहीं है? हाँ, मीन्स फिर से बोल रहा हूं मैं कि अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन गैस इसमें लेंगे तो उसका वॉल्यूम होगा 22,400 ml, और उस हाइड्रोजन को अगर हम लिक्विड बना देंगे तो 1 मोल में 2 ग्राम, तो हार्डली 1-2 ml, 1 या 2 ml होगा हाइड्रोजन, डिपेंडिंग अपॉन की डेंसिटी कितनी है। तो 1 या 2 ml हाइड्रोजन होगा, तो 1 या 2 ml हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है ये एक्चुअल वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का, और एक्चुअल वॉल्यूम जो है ये नेग्लिजिबल फ्रैक्शन है इस पूरे वेसल के वॉल्यूम से जो कि ऑक्युपाई किया हुआ है ये गैस। ये पॉइंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड है कि these molecules are in a state of constant rapid motion
in all possible directions. These molecules are in a state of constant rapid motion in all possible directions. They collide with each other and with the wall of the vessel. मैंने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल वेसल के अंदर है ये कांस्टेंट रैपिड मोशन में होते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जिधर जिग-जैग इधर उधर घूम रहा है एकदम पागल की तरह, लोफर की तरह, व्यर्थ इधर उधर घूमने वाला। गैस मॉलिक्यूल खूब इधर उधर एकदम रैंडम मोशन कर रहा है। वो आपस में इस रैंडम मोशन के कारण वो आपस में टकराते भी हैं और वो फिर वॉल से भी टकराते हैं, वॉल ऑफ द वेसल से भी टकराते हैं। लिटिल डिफरेंस बिटवीन आवारा एंड लोफर। आवारा ज्यादा खराब हो गया, लोफर मतलब व्यर्थ इधर उधर घूमने वाला। आवारा मीन्स बदमाश, क्रिमिनल। तो आप आवारा बोल रहे हैं, मैं लोफर बोल रहा हूँ। लोफर का मतलब है व्यर्थ इधर उधर घूमने वाला, रोमिंग हेयर एंड देयर। आवारा का मतलब हो गया बदमाश, क्रिमिनल। तीसरा देखिए, कि collision between them is perfectly elastic. Collision between them is perfectly elastic. Collision between them is perfectly elastic. मतलब ये हुआ देखिए दो तरह का कॉलिजन होता है, फिजिक्स में पढ़ेंगे। इलास्टिक कॉलिजन है, इन इलास्टिक कॉलिजन। दोनों कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है और इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहता है। पढ़ लिया? अच्छा, हाँ, तो मैं साइड में बस पढ़ ही लिया तो ये लिख देता हूं, मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। दोनों कंजर्व रहता है। क्या सही बोला हूं ना मैं? अब देखिए, देयर इज फोर्थ एजम्पशन है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the gas molecules and between the gas molecules and the wall of the vessel. आपने पढ़ा होगा कि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है, ये पढ़ा होगा आपने। ये नहीं पढ़ा होगा कि जीरो होता है। तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है, ये पढ़ा होगा। बट जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं, जीरो मानते हैं। कितना मानते हैं? जीरो। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। तो दो एजम्पशन ऐसे हैं, 4-5 एजम्पशन और बताऊंगा, बट मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं। ये दो एजम्पशन ऐसे हैं जिसे मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि ये दोनों फॉल्टी एजम्पशन है। बट आइडियल गैस को लेके चलेंगे तो ये दोनों एजम्पशन भी करेक्ट मानते हुए चलेंगे। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूं लेक्चर को। सो थैंक यू वेरी मच। बस मैं मटेरियल भेज दूं।
केमिस्ट्री सारे स्टेज की आसानी होती है। चलिए मैं आपको अच्छा है ना, फाइल अपलोड कर दिया, थैंक यू वेरी मच। कोई बात होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, थोड़ा आजकल कम देख पाता हूँ, व्यस्त ज्यादा हो गया।